बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 6, जिसका नाम है राजनीतिक दल। इस राजनीतिक दल के अध्याय को बुक में थोड़ा सा बड़ा दिया गया था, लंबा दिया गया था, और पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने इसको कुछ ज़्यादा ही लंबा खींच दिया। लगभग 12 से 13 वीडियोस हो गए हैं इसके। आज ये अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। अब इसका आज हम अंतिम चरण पढ़ने वाले हैं। आज ये लास्ट टॉपिक है वीडियो इस चैप्टर का, और इसी के साथ ये जो है संपन्न हो जाएगा। तो अब हम जो राजनीतिक दल पढ़ रहे थे उसमें हमने छोटे बड़े राजनीतिक दलों के बारे में देखा, राजनीतिक दल के बनने की प्रक्रिया को समझा, राजनीतिक दल के महत्व को देखा, राजनीतिक दलों का क्या अस्तित्व है लोकतंत्र में, क्या भूमिका और क्या भागीदारी है लोकतंत्र को सफल बनाने में, इसको हमने पढ़ा है। साथ ही साथ कई लोगों के उदाहरणों के माध्यम से, कई लोगों की वक्तव्यों के माध्यम से ये समझने में हमें मदद मिली है कि वास्तव में लोकतंत्र में राजनीतिक दल की क्या भूमिका है। हमने वैश्विक स्तर पर देखे कई दलों को देखा, लोकतांत्रिक, साम्यवादी, प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो है, ये सारी व्यवस्थाएं हमने अलग अलग देखी हैं। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है यानी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसको देखा है कि किन देशों में है। फिर दलीय व्यवस्था को समझा है कि एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय व्यवस्था, ये सारी कौन सी व्यवस्थाएं हैं। अब अंतिम चरण में जब हम पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है मन में एक कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि अब इसका उपसंहार ही होना है, यानी अंतिम चरण में इसको निपटा के फिर हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक, और इस टॉपिक में आपको हम 3 चीजें बताने वाले हैं। तो पहला, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका। ये एक बार फिर से हम लोग बहुत ही सरफेस पे चीजों को देख लेंगे, ताकि जो पुरानी चीजें हैं, तो होता नहीं धूल मिट्टी पड़ जाती है तो उसको थोड़ा सा हाथ लगा के साफ कर दीजिए, हल्के से हाथ से भी, तो चीजें नहीं लगने लगती। तो वही है कि पढ़ते पढ़ते जो धूल मिट्टी पड़ गई होगी उसको ऐसे हाथ से साफ कर देना है चलते चलते, और वो फिर नहीं हो जाएंगी। फिर उसके साथ हम लोग देखेंगे राजनीतिक दलों की चुनौतियां क्या क्या है। भाई ऐसा तो है नहीं कि राजनीतिक दल बनाना या ये जो है राजनीतिक दल चलाना बेड ऑफ रोजेस है, कोई फूलों का सेज तो है नहीं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे संघर्ष, जान तक चली जाती है लोगों की, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति में हत्याएं हो जाती हैं। तो राजनीतिक दलों की चुनौतियां क्या क्या होती हैं उसको हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ अब जब सारी समस्याएं आ ही गई हैं तो सुधार भी आवश्यक हो जाता है। क्या कमी रह गई है तो हम लोग सुधार को भी देखेंगे। सुधार के लिए जो सुझाव दिए हैं लोगों ने उसको देखेंगे, और ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो सुझाव दिए गए हैं वो किस हद तक प्रासंगिक हैं, किस हद तक उपयोगी हैं, आवश्यक हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक, लोकतंत्र में विपक्षी दलों की भूमिका। सॉरी, ये हमारा लोकतंत्र में दलों की भूमिका नहीं था, लोकतंत्र में विपक्षी दलों की भूमिका। लोकतंत्र में दलों की भूमिका तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। विपक्षी दल, लोकतंत्र में विपक्षी दलों की भूमिका। ठीक है, अब समस्या ये आती है सामने कि विपक्षी दल कौन है। देखिए, मान लीजिए 10 पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, 10 में 8 बुरी तरह परास्त हो गई, एकदम से धराशायी हो गई। किसी को 1 सीट, किसी को 2 सीट, किसी को 3 और किसी को 00 मिला। कुल सीटें थी 200। बहुमत के लिए कितनी चाहिए? किसी को 101, इतनी तो चाहिए, यानी वो बहुमत से आधे से 1 अधिक, यानी आपको बहुमत प्राप्त है। बची कितनी? 99। इनको किन्होंने चुना है? जनता ने ही तो चुना है। अब क्या इस जनता के लोग सरकार में जा सकते हैं? जब सरकार दूसरी पार्टी ने बना ली तो ये तो बाहर हो गए। इसमें मान लीजिए सारे दलों को मिला के, विभिन्न दलों को मिला के 20 लोग थे। हम कह रहे हैं चलिए 19, हाँ ये 19 लोग थे। बचे कितने आपके पास? अभी तो 80 लोग बच रहे हैं। 80 किसी अन्य पार्टी के थे। तो अब बताइए, लोकतंत्र तो कहता है कि जनता की भलाई करेंगे, लेकिन अब ऐसे में क्या, जहां से ये लोग जीत के आए हैं उन्हीं की भलाई हो सकती है, बाकी जहां से ये जीत के आए हैं इनकी तो सरकार नहीं बन पाई, तब क्या करें? तो इनके लिए भी व्यवस्था की गई कि आप भी इसी सदन में बैठेंगे,
जिस सदन में बैठकर ये सरकार चलाएंगे उसी में आप भी बैठेंगे, लेकिन सत्ता तो इनके हाथ में है, शासन सत्ता। तो ये कौन सा हो गया? ये पक्ष हो गया। सत्ता इनके पास नहीं है, सत्ता से बाहर है, तो ये हो गया विपक्ष। तो विपक्ष जो होता है, और विपक्षा हो गया, विपक्ष जो होता है वो किसी भी सदन का सबसे बड़ा दूसरा दल होता है। यानी कि इस पार्टी, पहली सबसे बड़ी पार्टी कौन सी होगी? जो सरकार बनाएगी। उसके बाद जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, सबसे ज्यादा सीटों वाली, वो विपक्ष में बैठती है। ठीक, तो ये हो गया विपक्ष। तो आइए हम देखते हैं विपक्ष की भूमिका। मैंने पहले ही बताया, ये सत्ता दल के बाद सबसे बड़ा दूसरा दल होता है। सत्ता पक्ष जो सरकार बना ले वो पक्ष हो गया। सत्ता पक्ष के बाद विपक्ष वो हो गया जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सीटें सेकंड नंबर पे जिसको मिली हो। ये क्या कहलाते हैं? ये विपक्षी कहलाते हैं। अब विपक्ष का तो मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि काम क्या होता है। हम जैसे डिबेट जो है, प्रतियोगिताएं जो होती हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, उसमें भाग लेते हैं। तो मान लीजिए हमने पक्ष चुना है, तो हम किसी बिंदु के, तथ्य के पक्ष में तर्क देते हैं। लेकिन जब हम विपक्ष चुनते हैं तो उसी तथ्य के विपक्ष में क्या उसकी नेगेटिविटी है, क्या डिमेरिट्स है, हम उनको बताते हैं। तो यहाँ पर भी अगर विपक्ष है तो विपक्ष क्या बताएगा? जो सरकार की कमियां होंगी वही तो बताएगा कि आप इसको सुधार कीजिए। यही तो होता है, सिंपल था। तो विपक्षी का काम क्या होता है ये बता रहे हैं हम आपको। एक महोदय हैं जेनिंग्स, ये अंग्रेज जो है राज व्यवस्था के अच्छे जानकार थे, अंग्रेज हैं एक। इन्होंने बताया है कि यदि यह जानना है कि यदि आपको यह जानना है कि किसी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता स्वतंत्र है अथवा नहीं, तो आप वहां के विपक्ष पर नजर डालिए। ठीक, जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी दलों पर नजर डालिए तो आपको पता चल जाएगा कि जनता स्वतंत्र है या जनता किसी के द्वारा प्रतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बावजूद। ठीक, अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो विरोधी दलों के थोड़े से कामों पर आते हैं हम लोग। इनका काम होता है सदन में बैठकर सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना। की आलोचना करना। आलोचना भी कैसी होनी चाहिए? रचनात्मक आलोचना। ये रचनात्मक आलोचना क्या है? ऐसी आलोचना जिससे कोई रचनात्मक कार्य हो। कुछ चीजें अगर गलत हो रही हैं तो वहां पर आप आलोचना कीजिए कि सुधार हो जाए, तो उससे कुछ बेहतर रिजल्ट मिले, जो कार्य होने जा रहा था उससे कुछ बढ़कर परिणाम आपके सामने निकल कर आए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आलोचना कीजिए और इसके आलोचना के कारण देश गर्त में पहुंच जाए। ठीक, लेकिन वर्तमान में होता क्या है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण कुछ दल, कुछ लोग अपनी सत्ता के लोभ में सही नीतियों को भी सही कहना पसंद नहीं करते। सिर्फ वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को महत्व देते हैं और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को हमेशा सबसे ऊपर रखते हैं। जब देश हित की बात हो तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को थोड़ा सा नीचे लाना चाहिए। बराबर में आकर अगर अच्छा कर रहा है तो सामने वाले को कह देना चाहिए कि आप अच्छा कर रहे हैं।
ऐसा कहने से, ऐसा करने से जनता में भी एक जो है रचनात्मक संदेश जाता है और जनता भी आपके कार्यों का अनुसरण करती है। यथा राजा तथा प्रजा की अवधारणा हमारे देश में बहुत पुरानी है। आज के आधुनिक समय में अगर हम देखें तो जनप्रतिनिधि या देश का जो मुखिया होता है वही एक तरह से शासक है हमारा। वह जैसे आचरणों को करता है ठीक जनता उसी तरह उसका पालन करती है। ठीक उदाहरणों में कहा जाता है कि क्यों मान ले तुम प्रधानमंत्री हो, तो मतलब क्या है, व्यक्ति सीधे कंपेयर कर रहा है देश के टॉप मोस्ट लोगों से, शासक वर्ग से कंपेयर कर रहा है, यानी कि सीधे सीधे जनता पर उसका प्रभाव पड़ता है। यदि नेता आपस में सामंजस्य के साथ रहें, आपसी सहयोग की बात करें, सत्ता से बाहर होने के बाद हर कार्य को गलत ना साबित करें, तो हो सकता है जनता भी उसका अनुसरण करे और आपस में जो सहिष्णुता की कमी आ रही है, आपसी संवेदनाएं कम हो रही हैं, एक दूसरे के प्रति लोगों में जो वैमनस्यता भरती जा रही है वो कम हो। कहीं ना कहीं आम जनमानस में, साधारण समाज में ये राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता में बढ़े आपराधिक क्रम का ही परिणाम है कि संघर्ष की स्थिति है आम जनता में। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो विपक्षी दल है उसे रचनात्मक आलोचना करनी है जिससे कुछ बेहतर रिजल्ट आए, कुछ बेहतर सुधार हो सके। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो आगे आते हैं चुनौतियों पर। इन दलों की चुनौतियां क्या होती हैं, इसमें हमने इतना पढ़ा कि विपक्षी दल क्या है और विपक्षी दलों की भूमिका क्या होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में क्या होती जा रही है, इस चीज को हमने समझा है। अब हम लोग आ रहे हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला बिंदु जो हमारा है वो है जो है दलों की चुनौतियां। राजनीतिक दलों की चुनौतियां, क्या क्या चुनौतियां होती हैं इनके सामने, उसको देखते हैं। आम जनसाधारण में एक मानसिकता बन चुकी है, असंतुष्टि की भावना है, यानी कि राजनीतिक दलों से अधिकांश लोग असंतुष्ट होते रहते हैं। कभी कभी कुछ लोग तो अपवाद स्वरूप यह भी कह जाते हैं कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति गंदी चीज नहीं है। राजनीति अगर गंदी चीज है तो फिर देश नहीं चलेगा। राजनीति होनी चाहिए, पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है और व्यक्ति के जन्म के साथ ही राजनीति में उसका प्रवेश हो जाता है, राजनीति का निर्धारण हो जाता है उसके साथ। व्यक्ति के जन्म से पूर्व ही उसे इंजेक्शन दिए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं माँ को। क्यों? वो किसका भाग है? वो देश की सरकार का भाग है, देश की सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए कार्यक्रमों का परिणाम है। और वो कार्यक्रम कैसे निर्धारित हुए? राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश के बाद, यानी कि व्यक्ति के जन्म से पूर्व ही राजनीति से उसका सरोकार हो जाता है। तो ऐसे में राजनीति के बिना जीवन असंभव है। हाँ, कुछ चीजें हैं जिनके कारण सबके प्रति मानसिकता एक जैसी बन गई है। वही मैंने बताया कि अधिकांश जनता के मन में राजनीतिक दलों के प्रति असंतुष्टि का भाव होता है, ये असंतुष्ट होते हैं। ये पहली चुनौती है कि इनको संतुष्ट किया जाए। दूसरा, यही कारण है कि इन्हें हमेशा आम जनता की आलोचना का शिकार होना पड़ता है। एक चीज और बता दें यहाँ पर, असंतुष्टि का भाव। प्रत्येक व्यक्ति सरकार से अधिक लाभ लेना चाहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर गांव में, शहरों में एक योजना चलती है आवास के लिए। वो आवास की योजना उनके लिए है जिनके पास आवास नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जिसका मकान बना हुआ है वो भी चाहता है कि अगर किसी जुगाड़ से मिल जाता आवास तो हम इस पे सेकंड फ्लोर बना लेते, सेकंड भी बना हुआ है तो इसका थोड़ा सा रिनोवेशन करा लेते। ये मतलब एक मानसिकता बनती चली जा रही कि सरकार से मिल रहा है तो फायदा क्यों ना ले, जबकि जनता को सोचना चाहिए कि सरकार के ऊपर न्यूनतम निर्भरता अपनी बनाए
और इस मानसिकता को बनाकर चले कि जिनके पास नहीं है उनको संसाधन मुहैया होने के बाद सरकार को ये सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए, खत्म कर देनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है। लोग लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में फंस करके पुनः उन्हीं व्यवस्थाओं में घिरते चले जाते हैं और फिर यही कारण होता है कि असंतुष्टि का भाव बना रहता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इसमें तो देखते हैं जो राजनीतिक दल हैं उनके पास विकल्प सीमित होते हैं। इसके कारण आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भी चुनाव में उतारना पड़ता है या उतार दिया जाता है, जो कि नितांत गलत है। ठीक, सिंपल सा है। किसी भी राजनीतिक पद पर बैठने के बाद व्यक्ति से अगर यह अपेक्षा कीजिए कि उसके प्रति निष्पक्ष न्यायिक जांच आप कर पाएंगे, तो ये बिल्कुल सबसे बड़ी भूल है। कहीं ना कहीं वो व्यवस्था को प्रभावित जरूर कर लेगा। बिल्कुल 100% लिख के लीजिए कि प्रभावित कर लेगा। वो कुछ भी नहीं बोलेगा, तब भी उसके प्रति जांच करने वाले खुद ही न्यूट्रल रहेंगे, कुछ ना कुछ पहले से ही उसके हाव भाव और उसकी व्यवस्था को देखकर प्रभावित रहेंगे। इसीलिए किसी का भी इतिहास उसकी मृत्यु के 30 साल बाद लिखना शुरू कर किया जाता है या लिखना चाहिए, ताकि उसके द्वारा किए गए कार्यों की जो छवि हमारे मन पर बनी हो या हम उससे कहीं अधिक अत्यधिक प्रभावित हो, वो चीजें थोड़ी सी कम हो जाए उस समय। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कोई ना कोई छवि होती है और कुछ ना कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो उनको अपना आइडियल मानते हैं। हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ ऐसे फॉलोअर्स होते हैं। ऐसे यहाँ पर भी अगर कोई व्यक्ति कहीं व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है तो ऐसे में प्रभावित हो जाना या प्रभावित कर लेना स्वाभाविक सी बात है। तो ये समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। अब इन चुनौतियों के बाद हम आएंगे सुधार के लिए जो सुझाव हम आपको देने हैं वो देंगे। राजनीतिक दलों में सुधार के लिए सुझाव। ठीक, तो वैसे तो मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूं और कुछ चीजें आपके लिए भी हैं। आप खुद से सोचिएगा कि क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, और संभव हो तो नोट्स में उसको लिख के 4, 5, 6 पॉइंट जो भी आपके समझ में आए कि क्या किया जा सकता है तो बेहतर होगा। पढ़ने के बाद वो लिख कर जरूर भेजिए हमको, ठीक है। तो सबसे बड़ा सुझाव जो है वो पहला है कि दल बदल पर रोक लगनी चाहिए। दल बदल पर रोक लगनी चाहिए। दल बदल कानून है लेकिन कहीं ना कहीं वो उतना प्रभावित नहीं कर पाता है। लोग दुनिया भर का अपराध करने के बाद नई सत्ता में आने के लिए जो पार्टी तैयार होती है, जनमत तैयार होता है, जनता जिसको अब चुनना चाहती है, फिर वही दागी लोग आके उसमें भर जाते हैं। जनता ने मूड बनाया कि पार्टी ए गंदी है, हम पार्टी बी को चुनेंगे, ए के सारे भर गए आके बी में। अब जनता क्या करे, फिर इसको चुन लिया। कौन चुना गया? वही जो ए में थे वही बी में चुने गए। तो कुछ लोग अपनी चालाकी से हमेशा सत्ता में बने रहते हैं और जनता को हमेशा छला करते हैं। दूसरा, चुनाव में धन के प्रयोग पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए। ठीक, जो सुझाव है राजनीतिक दलों में सुधार के लिए या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार के लिए वो ऐसे हैं। कड़ी निगरानी होनी चाहिए। और उसके बाद आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को
चुनाव में भाग लेने से रोका जाना चाहिए। ठीक, अगला क्या है कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं उनको चुनाव में भाग लेने से रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि, आपराधिक छवि के कारण कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं लोगों को, जनता को प्रभावित कर देते हैं, कुछ लोगों को डर में, कुछ दबाव में, और सारी चीजें होती हैं, वो अंडरस्टूड हैं चीजें कुछ जो है। तो वैसे करके ये चुनाव को कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं संपन्न होने देते हैं, प्रभावित कर ले जाते हैं। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण देश में मौजूद हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत क्रिमिनल हैं, बहुत बड़े आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनके पीछे 50 की संख्या में मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन चुनाव में बराबर भाग ले रहे हैं। अपने प्रभाव और अपने वर्चस्व के दम पर बार बार सत्ता में आते जाते हैं, हालांकि जनता उनका चाह कर भी कुछ नुकसान नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में भोली भाली सीधी जनता के लिए पूर्व से ही ऐसे प्रावधान करने चाहिए कि आपराधिक छवि वाला व्यक्ति अपराधों से बचे और न्यायप्रियता के साथ चुनाव में भाग लेकर जनता के हित का काम करे। अभी वर्तमान का जो स्वरूप बदल रहा है तेजी से, वो जनता के हित से हटकर ध्यान व्यक्तिगत हित पर ज्यादा जा रहा है। साइकिल से चलने वाला व्यक्ति 5 से 10 साल में रेंज रोवर खरीद लेता है, बड़ी से बड़ी कारों में आ जाता है, और वह जनता, वह नागरिक जो 5 साल पहले साइकिल से चल रहा होता है, वो आज भी साइकिल से चल रहा है और आने वाले 5 साल बाद भी साइकिल से ही चलेगा। तो विकास सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों का क्यों हो रहा है, इस पर नजर डालनी चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि हमें इस चीज को देखना चाहिए कि सत्ता में आया हुआ व्यक्ति धनी हो जा रहा है, उसका परिवार धनी हो जा रहा है, उसके बेटे के अकाउंट में बेरोजगार होते हुए भी करोड़ों की जो है संख्या, करोड़ों रुपए आ जाते हैं, और एक मेहनत करने वाला, गवर्नमेंट जॉब करने वाला पूरी जिंदगी कमाने के बाद EMI पे कार खरीदता है, घर बनाने के लिए लोन लेता है। किसी बड़े नेता का कहीं पर आपको लोन नजर नहीं आएगा, किसी बैंक से उसने लोन लिया हो। बड़ी बड़ी कोठियां हवेलियां बनती हैं, कहाँ से? जनता के धन से बनती हैं। तो ऐसे में आवश्यकता यही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं जिनको सुधारा जाए। हालांकि ये चीजें बहुत ही मुश्किल लग रही हैं, मुझे तो अब नहीं उम्मीद हो रही है कि अब ऐसा कुछ सुधार होने वाला है, क्योंकि अब परिस्थितियां हाथ से निकल चुकी हैं। खैर, ये सब राजनीतिक विश्लेषण है, हम लोग इनको आगे आने वाले परिचर्चाओं में देखते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका जो टॉपिक था वो मैंने कंप्लीट किया है राजनीतिक दल में। ये अंतिम टॉपिक था, पार्ट 13 था। अब इसके बाद आप लोग जो है छोटा सा टेस्ट देंगे, नोट्स वगैरह लिखेंगे, और फिर हम लोग आगे अपना रिवीजन शुरू करेंगे हिस्ट्री का। हिस्ट्री में जो भी नया पाठ्यक्रम आया है, अब जो कोविड-19 के प्रभाव के कारण आपके सिलेबस में 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है, यानी कि अब 30% डिस्काउंट मिला है आपको, डिस्काउंट मिला है, ठीक, कोरोना के कारण। तो इस डिस्काउंट को देखते हुए हम लोग अपना पढ़ेंगे, और 2 चैप्टर हमारे पास अब बचे हैं, जो है लोकतंत्र की चुनौतियां और औद्योगिकरण। ये 2 चैप्टर हमारे पास बचे हुए हैं, इनको भी हम लोग पढ़ लेंगे ऐसे ही, लेकिन उससे पहले हम शुरू कर देंगे अपना हिस्ट्री का रिवीजन। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, और एक खुद सजग जागरूक नागरिक बनिए, और भविष्य में कभी अगर मौका मिलता है तो उन सिद्धांतों का अनुसरण कीजिए जिनकी आपसे अपेक्षा की जाती है, जनता के द्वारा अपेक्षा की जाती है। थैंक यू।